अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुपर टेट की जैसे कि आपको मालूम है भर्ती आने वाली है और इसमें पूरे सिलेबस को हमने व्यवस्थित ढंग से रखा है, जिसमें आपको गणित के सभी पार्ट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की भी आपको प्लेलिस्ट दी जाएगी, जिसमें से आप अलग अलग विषयों की तैयारी कर सकते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला पार्ट है गणित का, अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान, इसका हम दूसरा पार्ट देने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम इसके पहले दे चुके हैं और ये 2 पार्टों में ही पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसी के अंतर्गत पेडागोजी भी है जो छोटी छोटी पूछी जा सकती है, और इसी के अंतर्गत आपके सवालों से संबंधित जो भी क्वेरी होंगी उनको भी समाधान हम लोग करते जा रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अंक के बारे में सीखा, संख्यांक प्रणाली के बारे में सीखा, दार्शनिक अंकन प्रणाली सीखा, रोमन अंकन प्रणाली सीखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब इनमें कितने अंक हो सकते हैं और इसमें कितने से लेकर कितने अंकों तक हम लोग गिनती करते हैं, ये भी बहुत बारीकी से सीखा। इसके साथ हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्थानीय मान और वास्तविक मान सीखा। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इतनी चीज़ों को हमने पुरानी वीडियो में सीखा है। आज की इस वीडियो में आप जो देखने जाएंगे उसका हम एक एक चीज़ों की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं कई चीज़ें आपकी छूट सकती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, आपको पूरी चीज़ें लगातार मिलें। चलते हैं, आज का हम सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं संख्याओं का सन्निकट मान। संख्याओं का सन्निकट मान। देखिए, राइटिंग की तरफ गौर ना करिएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको पूरी समझ में आएंगी। सन्निकट का मतलब होता है नज़दीक का मान क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहें तो सुन भी सकते हैं। संख्याओं के सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए संख्याओं के स्थानीय मान को आधार माना जाता है। संख्याओं के स्थानीय मान को क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। ठीक है, यदि मैं आपको कहूँ कि 999 का सन्निकट मान क्या होगा, तो देखिए 999 को आप क्या कर सकते हैं? 1000 कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम आपसे कहते हैं 490 का सन्निकट मान क्या होगा, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 500 मान सकते हैं। तो इसका मतलब कि नज़दीक में कहाँ पर हम शून्य की स्थिति में पहुंच पा रहे हैं, वो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, इसको और भी हम लोग देखते हैं कायदे से। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करना। कहाँ तक ज्ञात करना? दहाई तक ज्ञात करना है। और एक होता है सैकड़ा तक, मतलब जहाँ तक के लिए नज़दीक होगा वहाँ तक के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पार्ट हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ आपका हो सकता है दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करना। तो देखिएगा, इसमें यदि इकाई का अंक 5 या उससे अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक कितना हो? 5 हो, ठीक है, या फिर 5 प्लस हो, मतलब 5 के ऊपर हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दहाई के अंक में 1 बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक 5 हो या 5 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? दहाई का हमारा जो भी अंक होगा उसमें हम क्या कर देते हैं? +1 जोड़ देते हैं। ठीक है, और बगल में हम इन अंकों की जगह पर क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। ठीक है, चीज़ें अगर क्लियर ना हुई हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने मान के चलिए, हमने लिया 95 37। ठीक है, 95 37 लिया, सॉरी, इसमें 95 37
हम्म, तो देखिए लास्ट अंक आपका क्या है, लास्ट अंक इकाई का अंक कितना है, 7 है। कितना है आपका, 7 है। तो जब 7 होगा तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 5 या इससे अधिक हो तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 95 40 लिख सकते हैं। ठीक है। यदि इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक कितना हो, यदि इकाई का अंक हो आपका या तो 5 हो या फिर 5 प्लस हो, मतलब 5 के ऊपर हो, ऐसी दोनों कंडीशन में हम दहाई में क्या करते हैं, 1 अंक जोड़ देते हैं और हमारी संख्या क्या होती है, वो सन्निकट मान कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालना। यदि इकाई तक निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सैकड़ा तक निकाल कर बता रहे हैं। सैकड़ा तक कैसे करेंगे, जहाँ का निकालना होता है उसके पहले का अंक हम लोग देखते हैं। अब हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, सैकड़ा तक। सैकड़ा तक सन्निकट मान। अब हमें सैकड़ा तक निकालना है तो सैकड़ा तक के लिए हम क्या करते हैं, यदि हम देखिए कोई संख्या ले लें, मान के चल रही है हमने संख्या ली 7 3 5 1, इसका सन्निकट मान निकालना है। सबसे पहले हम इसकी चीज़ों को देख लेते हैं। संख्या का सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालने के लिए हम दहाई के अंक का आकलन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दहाई का निकालना था तो हम इकाई का आकलन कर रहे थे, अब सैकड़ा का निकालना है तो हम दहाई का आकलन करेंगे। ठीक है। यदि दहाई का अंक 5 या उससे अधिक है, यदि दहाई का अंक 5 या उससे अधिक है तो सैकड़ा के अंक में 1 बढ़ा देंगे और दहाई का अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दहाई का अंक क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा 73 51 लिखा है, तो इसमें देखिए 73 51 में ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा क्या है, दहाई का अंक है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, 0 और इसमें हम 1 बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7400। ठीक है। ये प्रश्न आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं। 7351 था। अब सैकड़ा तक प्रश्न आ सकता है, सैकड़ा तक सन्निकट मान बताओ। सैकड़ा तक पूछ रहा है तो सैकड़ा तक ध्यान दीजिएगा, यदि सैकड़ा का है तो आपको दहाई का अंक देखना है कि 5 या इससे अधिक है कि नहीं है। ठीक है। अगर है तो क्या करिए, सैकड़ा में 1 अंक बढ़ा दीजिए और बाकी अंकों को 0 कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ और लेके देख लेते हैं एक हम मान। हमने लिया 7 5 7 3, हमने एक मान ये ले लिया। अब हमने आपसे कहा कि सैकड़ा तक सन्निकट मान बताओ, तो आपको पता है कि इसमें सैकड़ा कौन है, इसमें सैकड़ा है 5। ठीक है। यदि सैकड़ा तक हमें निकालना है तो हमें दहाई के अंक को देखना पड़ेगा। दहाई का अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 था पहले से और 5 की जगह हमारा हो जाएगा 6 और 0 0, ये हमारा हो गया सैकड़ा तक सन्निकट मान। ठीक है। यदि हम 1000 तक निकालना चाहें तो कंडीशन आपको वही होगी। अगर 1000 तक भी निकालना चाहें, तीसरा पॉइंट है, यदि हमें 1000 तक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैकड़ा का मान देखना पड़ेगा। जैसे हमने ले लिया 3 3 4 5 8, हमने आपसे इसमें कहा कि 1000 तक सन्निकट मान बताओ। 1000 तक क्या बताना है, सन्निकट मान बताना है। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए, ये हमारा 1000 का अंक है, लेकिन देखिए इसमें सैकड़े का अंक क्या है, सैकड़े का अंक है आपका 5 से कम। 5 से कम है, जब 5 से कम होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम 0 रख देते हैं। तो 3 पहले से था, 1000 में 3 था, और ये अगर 5 से अधिक होता तो 1 बढ़ाते, लेकिन ये क्या है 5 से कम है तो हम इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे और 0 0 रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसकी जगह पर हम दूसरी संख्या भी लेके देख लेते हैं। यदि हम लिखते 5 5
5 3 2। अगर हम आपसे कहते हैं कि इसमें आप 1000 तक सन्निकट मान बताओ, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आपका 1000 का अंक है। इसके पहले वाले अंक को देखिए, ये 5 या 5 से अधिक है कि नहीं है, तो आपको पता है कि ये 5 है। तो जब 5 है तो हम क्या करेंगे, 1000 वाले में 1 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 6। ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। और यहाँ पर तीनों जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से। अब हम अगली चीज़ें देखते हैं, पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्याएं ये पूछी जाती हैं आपसे, तो इसको समझ लीजिए। ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षाओं में आ जाती हैं। एक है आपकी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, जो दी गई संख्या होती है, जो दी गई संख्या होती है, ठीक है, यदि आप उसमें से 1 घटा लें तो वो बन जाती है पूर्ववर्ती। ठीक है, यदि कोई भी दी हुई गई संख्या होती है उसमें से आप 1 घटा देते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपके सामने मैं एक संख्या रखता हूँ, आपके सामने हमने एक संख्या रखी 125। अब हमने आपसे कहा कि 125 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आपने क्या किया, उसमें से 1 घटा दिया तो बराबर कितना हो गया, 124। तो ये आपका, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर हमने कहा 5 7 6 2 1, इसकी पूर्ववर्ती कौन सी होगी, तो आपने 1 घटाया तो कितना आ गया, 5 7 6 2 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली संख्या उसकी अनुवर्ती हो जाती है और प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या या किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है तथा उसके बाद की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनुवर्ती होती है। और अनुवर्ती के लिए एक शब्द और भी बोला गया, परवर्ती। अगर कहीं पर अनुवर्ती की जगह परवर्ती लिखा हो तो भी ध्यान दीजिएगा कि बाद की संख्या पूछ रहा है। यदि हमने आपसे कहा 25 की अनुवर्ती बताओ, तो 25 की अनुवर्ती, इसका मतलब अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या, तो 25 और 1 कितना हो गए, 26। यदि हमने आपसे कहा 229, इसकी अनुवर्ती संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा, 230। ठीक है, यदि हमने कहा आपसे 229 की परवर्ती संख्या, ध्यान दीजिएगा परवर्ती कहें या अनुवर्ती कहें तो बात एक ही है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 230। यही है इसका आंसर होगा। तो ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये बहुत ही सरल है और पेपरों में भी आता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। पूर्ववर्ती में बच्चे कभी कभी आगे की संख्या रख देते हैं, तो आगे की नहीं रखना, पूर्ववर्ती में ठीक पहले की संख्या और अनुवर्ती या परवर्ती में ठीक बाद की संख्या होती है। परवर्ती और पूर्ववर्ती में अंतर है, पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती के मतलब बाद की संख्या। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, हम देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या रेखा पर यदि हमने प्राकृतिक संख्या कहा आपसे, तो आप क्या करते हैं, प्राकृतिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की आप सभी संख्याओं को ले लेते हैं, वो क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यदि आप इसमें 0 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यदि हम ऋणात्मक और धनात्मक सभी मान ले लेते हैं तो वो कहलाते हैं पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में
ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, वो भी किसके साथ? 0 के साथ। ठीक है। इसका अगर उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा -5 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये आपकी पूरी क्या कहलाएंगी? ये आपकी कहलाएंगी पूर्णांक। इसके बाद में कुछ और भी है जो आपके सिलेबस में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला आ जाता है योगात्मक प्रतिलोम। ये प्रश्न अभी आपका कई बार बन चुका है। योगात्मक प्रतिलोम आपका एक संख्या दे दी, पहले हेडिंग डाल दूं, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आपको एक संख्या दे दी, मान के चलो 1/2, कहता है इसका योगात्मक प्रतिलोम बताओ। तो योगात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसी संख्या को ऋणात्मक कर दो, आपका आंसर हो गया। इसी संख्या को ऋणात्मक कर दो, क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही आपका योगात्मक प्रतिलोम है। यदि हमने x रखा है, यदि हमने x रखा है और x का आपसे हम ऋणात्मक प्रतिलोम पूछे, यदि हमने x रखा, हमने कहा इसका ऋणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो कुछ नहीं करना, -x कर दीजिए। यदि हमने 2 रखा, हमने कहा इसका योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है। यदि हमने 1 से 1/2 इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा, तो पहले तो आप भिन्न हल करिए, तो 2 एकम 2 और 2 1 कितना हो गया? 3, तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का व्युत्क्रम होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का या किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या के व्युत्क्रम होता है। जैसे हमने आपसे कहा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, उल्टा कर दीजिए आप इसको, 2/1 कर दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है। और दूसरा तरीका देख लीजिए, x लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा, 1/x कर दीजिए। ठीक है। 4/7 लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा, 7/4 कर दीजिए। यही आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। योगात्मक में क्या करते हैं? सिर्फ चिन्हों को बदल देते हैं, धन का ऋण और ऋण का धन। गुणात्मक में क्या करते हैं? अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसके बाद में अब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं, संख्या के विभाजकता का नियम। ये किसी भी परीक्षाओं में, किसी भी आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में ऐसा हो नहीं सकता कि इनसे आपके सवाल न बने। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके विभाजकता के नियम में कि 2 से विभाजन के नियम। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं? जिनका अंक इकाई का या तो 0 हो या फिर क्या हो, सम संख्याएं हों। तो ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। 258, 355,
470, 115, 116। तो देखिएगा इसमें 8 है, पहली संख्या में 8 है, तो ये तो पक्का है कि ये 2 से विभाजित होगी। इसमें 0 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, तो ये भी कैसी होगी, सम संख्या होगी, ये भी 2 से विभाजित होगी। लेकिन इन दोनों के लास्ट में क्या है, 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं के अंत में या तो 0 हो या फिर सम संख्या रखी हो, ऐसी सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। इसी के स्थान पर अब हम 3 का देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में 2 का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3 का जो प्रश्न होता है, 3 का आ सकता है, 9 का आ सकता है, 11 का आ सकता है। तो 3 का देख लेते हैं। 3 से विभाजन के नियम। 3 से विभाजन का क्या नियम है कि यदि आपकी दी गई पूरी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि हम आपके सामने एक संख्या लिखें 3, 3, 4, 2। अब देखिए हमें पता नहीं है, देखिए इसके लास्ट में 2 आ गया है, तो देखने में तो हमें लगता है ये सम संख्या है। अब आपको यदि हम ये कहें कि 3 से विभाजित होगी ये संख्या कि नहीं होगी, बिना भाग दिए बताइए। तो हमने आपको एक नियम बताया कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए या 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो अब आप भी जानते हैं कि 12 में 3 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 3 चौके 12। इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, 3 से विभाजित होगी। भाग दे के देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12। इसका मतलब ये विभाजित हो रही है। और भी एक संख्या देख लेते हैं हम, हो सकता है आपको लगे कि ये वाली संख्या हमने वैसे रख दी है, तो हम दूसरी कोई संख्या रखते हैं 7, 2, 9, 5। अब हमें पता नहीं ये संख्या कैसी है, ले एक और बढ़ा लिया हमने। अब देखिए 7 और 2 कितने हो गए, 9, और 9 और 9 कितने हो गए, 18, 18, और 18 5 कितने हो गए, 23। ठीक है, 18 5 23, और 23 और 1 24। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 24 भी कितने होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारा आया है मान तो पक्का ये विभाजित होगी। तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौको 12। ठीक है, और यहाँ आया 9, तो 3 3 9, यहाँ 5 है तो 3 एकम 3, बचा 2, 3 21। ये देखिए विभाजित हो गई। तो यदि दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। और भी एक देख लेते हैं इसी के अंतर्गत में, 7, 2, 1, 4, 5। चलिए हमने ये देख लिया। तो 7 2 9, 9 1 10, और 10 4 14, और 14 5 19। अब ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं ये नियम काम करता है कि नहीं करता है। तो 3 दूनी 6, हमारा बचा 1, तो ये हो गया 12, 3 चौको 12। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, 14 ले लो, 3 चौको 12, 13 14, ये देखिए 25 बच गया। इसका मतलब हमारा भाग नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाजन का नियम याद रखिएगा। यदि कोई संख्या दी गई है और उसमें 3 से विभाजकता हमें निकालनी है तो आप पूरी संख्याओं का योग कर दीजिए। अगर योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात आती है 4 की। 4 से विभाजितता के क्या नियम हैं, 4 से विभाजन का क्या नियम है।
ऐसी सभी संख्याएं जिनके अंतिम दो अंक जिनमें अंतिम जो दो अंक है वो 4 से विभाजित हों। ऐसी सभी संख्याएं जिसमें से अंतिम दो अंक, इनका जो युग्म है, अंतिम दो अंकों का युग्म है, यदि वह युग्म 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5, 3, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए हमने कोई भी संख्या रख ली। अब अपने को पता नहीं संख्या, कट गया, 5, 3, 1, 2। हमने कोई भी संख्या रख ली। अब हमें पता नहीं कि विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब हमने आपसे कहा कि बिना भाग दिए बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंक देखने हैं, लास्ट के दो अंक। यदि ये अंक 4 से विभाजित होंगे तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो आप भी जानते हैं कि 12 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 तियाँ 12 बचा 1, 4 दूनी 8, 9 10 11 बचा 3, 4 बटे 32। तो देखिए आपने पूरा पूरा विभाजित हो गया है। तो पहला नियम दो का था, 2 का आपने सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा। अब सीखिए 5 से विभाजित होने के नियम क्या हैं। 5 से विभाजन का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, 5 से वो सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनका एकाएक अंक 0 हो या 5 हो। 5 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनका एकाएक अंक 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, उदाहरण देखना चाहें तो देख लीजिए। एक संख्या हमने लिखी 5, 1, 3, 4। एक संख्या लिखी 5, 1, 2, 0। एक लिखा 5, 5, 5, 5। तो ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में 5 का विभाजन नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 4 है। आप भाग दे के देख लीजिए, दशमलव में जाएगा। लेकिन इसमें 0 है और इसमें क्या है, 5 है। तो ये दोनों संख्याएं 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। आप पेपरों में कर भी सकते हैं। अभी इसकी हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी। अब देखिए अगला है 6 का विभाजन का नियम। 6 के विभाजन का नियम। 6 के विभाजन का क्या नियम है, तो 6 के पहले फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 3। तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लागू हो, इसका मतलब जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए पूरा पूरा, ऐसी सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। सात का देख लिए। अब 7 से विभाजन के नियम। 7 से विभाजन का क्या नियम है, इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगेगी। 7 वाला हम आपको लास्ट में बताते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज हमें ज़्यादा बतानी पड़ेगी। पहले 8, 9 और 11 देख लें क्योंकि ये सरल है। पहले हम 8 देखते हैं। 8 से विभाजन के क्या नियम हैं, तो देखिए 4 का जो नियम था उसी प्रकार का आपका 8 का भी होगा। तो इसका 8 का क्या होगा कि यदि अंतिम 3 युग्म, 4 में क्या था 2 युग्म, 8 में होगा अंतिम 3 युग्म, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 अंक जो भी होंगे आपके, यदि ये तीनों अंक का जो युग्म है वो यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा 4 का जो नियम है वो इकाई और दहाई तक लागू होता है, लेकिन 8 का जो नियम है इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक को ज्यों का त्यों अपनी जगह रखा रहने दीजिए। आप भाग देकर देखिए 8 का, यदि आपका पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 9 का देख लेते हैं, 9 का विभाजन का नियम क्या है। तो जो 9 का नियम है वही आपके 3 का नियम है। 3 का नियम क्या था, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि जितने भी हैं अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे 9, यदि पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, 1 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 का कोई नियम नहीं है क्योंकि वो उसमें तो सभी का भाग चला जाएगा। एक प्रश्न और आया था, अभी MP टेट में भी आया था, ये प्रश्न पूछा भी गया है 11 से विभाजन का नियम, और 1 2 नहीं आए थे, 2-3 सवाल आए थे आपके और हर सेट में आए हैं। तो 11 से विभाजन का क्या नियम होता है कि यदि सभी सम स्थानों के अंक, ठीक है, सम स्थानों के अंक का योग, ठीक है, और विषम स्थानों के अंक का योग, यदि इन दोनों को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो वो क्या हो, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या के सभी सम स्थानों पर प्राप्त अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर प्राप्त अंकों का योग और इसका जो अंतर होगा, अगर वह अंतर 11 से विभाजित है तो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं समझ में चीज़ें आ गई होंगी। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं। 11 के विभाजन का एक नियम है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, अभी एक छूट गया है आपका, उसको भी देख लीजिए पहले। नियम के पहले 7 वाला छूट गया था, तो 7 वाला पहले देख लीजिए। कहता है 7 से विभाजकता के क्या नियम होते हैं। तो 7 से विभाजकता में हमें क्या करना है कि हमें लेना है संख्या के इकाई का अंक लेना है हमें, ठीक है। और इकाई का अंक हमें क्या करना है, हमें इकाई का अंक लेना है और